Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 5 and आज हम लोग NCERT क्लास 5 चैप्टर 4 नन्हा फनकार हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए NCERT क्लास 5 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हिंदी का फुल एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल ही मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर बना था रात को, उसका नाम तो क्या याद नहीं आ रहा है, तो थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कल ही की थी। ओके, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया, ठीक है। वो जो कि लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया जाकर के, ठीक है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छीनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। मतलब जल्दी जल्दी उसने कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छीनी हथौड़ा लेकर अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छीनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया, ठीक है। मतलब कुछ ही दिन पहले उसने क्या किया था कि पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था, ठीक है। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छीनी की नोक टिकाई, ठीक है। मतलब क्या किया उसने, एक अधबनी मतलब जो पूरी बनी नहीं थी, आधी बनी थी, उसकी अधूरी घंटी पे छेनी की नोक टिकाई इसने और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने, मतलब कुछ डिजाइनिंग बनाने का रहता है ना, मिट्टी में या तो आपके घरों की दीवारों में। आप देखिए, आप किसी भी कहीं पे भी देखिए, आपके कहीं किसी घर रूम में थोड़ा सा डिजाइनिंग फूल का या फूल पत्तियों का, जानवरों का ऐसा डिजाइनिंग बना, तो देखिए उसे इंग्लिश में पीओपी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसे कहते हैं नक्काशी, ठीक है। ये तो मिट्टी के घंटियों पे किया जा रहा है, आपका जो तो है वो तो दीवार पे किया गया है, सीमेंट के लेप पे किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वो आंखें सिकोड़ लेता। मतलब क्या होता, हथौड़े के जो वार से पत्थर पर जो कटाव बनता, मतलब आप मानिए पत्थर है, उस पर अगर ऐसे जो है ऐसे प्रेशर डाला गया तो क्या हुआ, उस पर कुछ तो वार हुआ ना, कुछ तो कटाव हुआ ना, कुछ तो उसमें निशानी, इतनी सी निशानी बनेगी, इतनी सी निशानी बनेगी, इतनी सी निशानी बनेगी, छोटी सी निशानी बनेगी, लेकिन निशानी तो बनेगी ना। और वो तो था, ठीक है। तो अब वो तो मिट्टी का था, तो उस पर जो उसे क्या कहते हैं जिससे वो मारा था, यार मैं सोच के आता हूँ, हाँ याद आया, छीनी, ठीक है। छीनी हथौड़ा मेरे पास है, आप चाहें तो मेरे घर में आकर के ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसने मिट्टी के घंटी को सुखा दिया था, ठीक है, और उस पर डिजाइनिंग करना था। तो वो छीनी को क्या किया, छीनी टिकाया अपने इस घंटी में। मानिए कि ये घंटी है, ठीक है, या तो आप मान लीजिए मिट्टी का कोई पत्थर है, सूख गया, डिजाइनिंग करना है इस पर आपको, ठीक है। तो आप जब डिजाइनिंग उस पर करती हैं छेनी से, छेनी तो उसका छेनी का तो नोक टोकते हैं ना, बाकी तो हथौड़ा से वार करना पड़ता है ना। तो जो हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता था, वो जब आप कुछ भी करेंगे ना, मारेंगे ना, अगर आप उस पे प्रेशर देंगे, वो आपके ऊपर प्रेशर देगा, ठीक है। इसे आप अब तो क्लास 5 में हैं, इसे कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ग्रेविटी तो जानते ही होंगे, 20 क्लास में आप जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण, तो यही होता है। वो आप क्या करते हैं, छेनी की बल से उसे नीचे की ओर मारते हैं और वो भी ऊपर की ओर बल देता है, ठीक है, ऊपर फेंकता है, ठीक है, क्या ऊपर फेंकता है, तो वो नीचे दबाव देंगे तो वो ऊपर फेंकेगा, तो ज़्यादा नहीं फेंकेगा। आप जितना कस के मारेंगे उसका 10 गुना धीरे फेंकेगा, मतलब ठीक है। वो कस के मतलब धीरे से ही आराम से मारा, तो कुछ उसकी जो छोटी छोटी किरचिक हैं वो उड़ गई, ठीक है। ऐसे मैंने भी कई बार किया, तो मेरे आंखों में आकर के पड़ जाती थी, तो ये किरचिक जो है छितरा जाती थी और वो आंखें सिकोड़ लेता था कि कहीं आंखों में ना चला जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साथ ही साथ धीमी धीमी आवाज में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता, मतलब धीरे धीरे अपनी धीमी धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने लग जाता। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे, मतलब और भी जो उसके चारों ओर दूसरे संगतरास थे, वो अपने काम में डूबे हुए थे, अपना काम किए जा रहे थे, ठीक है। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था, मतलब केशव जो था वो भी 10 ही साल का था और वो अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर
वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। मतलब क्या करता, पिता जब एक बार उसे दिखा देते कि उसे सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन बनाना है तो वैसे वो उकेर सकता था। अब तक तो उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ये सब जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक है, ये सब सोचता था कि ऐसा भी मैं कभी कर सकता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा बनाते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, जन्म भी उसका नहीं हुआ था, उसके माता पिता क्या थे, गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। ठीक है, केशव के पापा को यही काम मिल गया था कि वो यहाँ पे काम कर सके। ठीक है, कारीगरी का। अब केशव का भी जन्म आगरे में ही हुआ था तो उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिल पाया। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। ठीक है, चारों ओर हो रही छीनी हथौड़ी की ठक ठक खर खर के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। ठीक है, मतलब जब वो चारों ओर जो था छीनी हथौड़ी की ठक ठक खर खर ऐसे आवाज आ रहा था तो केशव को किसी के कदमों की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी कि कौन कब आ गया। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वो चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? अब ये कौन बोलता है, जरा देख लेते हैं। जो कहानी पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे कहानी बीतते जाएगा पूरा समझाते जाऊंगा। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी देखा। ठीक है, पीछे मुड़कर जब केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी देखा। ठीक है, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? ठीक है, देखते नहीं मैं ही पत्थरों को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। मतलब केशव ना बड़ी तलखी से, मतलब बहुत जलन टाइप का जवाब दिया, मतलब एकदम तुर्क से जवाब दे दिया। उनका जो भी जवाब सवाल था एकदम वही जवाब, एक्यूरेट जवाब दिया। ठीक है, ये जो कहानी है जैसे एक्सप्रेशन ज़्यादा है, और जैसे कि सबने रोते हुए का, हंसते का, लेटते हुए का, ये सब चीज़ ज़्यादा है। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो, वो आदमी हंसते हुए बोला। लेकिन वो आदमी क्या हुआ, हंसते हुए बोला, ये भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, हंसने। ठीक है, तो दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वो आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वो आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। मतलब 10? अच्छा, वो आदमी 10 और अच्छा बोल करके वो आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला आगे, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। ठीक है, उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, मतलब उसकी उम्र जो रही होगी 30 से ऊपर। कद मझोला था, वो सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में बड़ी बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, ठीक है, कि बहुत बड़ा आदमी है भाई, मेरे सामने तो ये बहुत बड़े आदमी हैं। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें हैं, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछ। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, मतलब इससे पहले कि कोई केशव जवाब देता कोई किसी भी तरह का, पीछे से किसी चीज़ के आने की आवाज़ सुनाई दी। तेजी से दौड़ कर आने की आवाज़ सुनाई दी। यह और कोई नहीं महल का पहरेदार था। वो क्या कहा, हुजूर माफ़ करिए, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, मतलब वो खड़े खड़े सबको घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? सलाम करीने।
अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वो जल्दी उसे उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, ये बादशाह अकबर तो नहीं। आप सही थे, जो भी बादशाह अकबर सोचे थे एकदम सही थे, बादशाह अकबर ही थे ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी, मतलब अच्छी ना लगी ये दखलंदाजी। उन्होंने गीज कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चल गया, लेकिन केशव अभी भी असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना काम में नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़े रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वो अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब वो पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। ठीक है, केशव। उसने नपा तुला जवाब दे दिया, मतलब थोड़ा डर के और आराम से ही जवाब दिया उसने भी, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, हाँ 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 कर दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव ही लौट आया। मतलब क्या क्या केशव फुर्ती से मतलब फुर्तीला तरीके से भागते हुए अपने पापा के पास गया और छेनी हथौड़ी अपने पापा के पास से लेकर के आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को घींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजर से अकबर को देखा। ठीक है हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास ही है कि मैं सीख लूंगा। आगे वो बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। कि सब सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा था। ठीक है, अकबर का हंस कर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया धोने में किसी की मदद कर दी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और छीनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना। मतलब क्या करना है, उसने कोयले के टुकड़े का पत्थर दिया। ठीक है, उसमें लकीरें घिस दी, उसके बाद एक आसान से नमूना बना दिया। अब क्या कहा कि उसे गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बड़े ध्यान से तराशिए, बड़े ध्यान से इस पे छेनी मारिए। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिसमें कटाव ज्यादा ही कुछ गहरा हो गया। ठीक है, कुछ ज्यादा गहरा हो गया। तो इसके बाद वो क्या बोला, अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ा मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंख में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुरा गए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा था। ठीक है, वो लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा ये व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह था। बस साउथ को छोड़ के बाकी पूरा हिंदुस्तान का वो बादशाह था। एक अनाड़ी सा वेशक पर अपने काम की धाक जमाने से में उसे मजा आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी अगर चूक हो जाती, गलती हो जाती, तो वो तुरंत फौरन उसकी त्योरी चढ़ जाती, मतलब उनकी गलतियां चढ़ जाती। एक और काम करते करते अकबर पूछ बैठे, कि सब सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। ठीक है, अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगा। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोर भी रहा था, जिसमें वे डिजाइन बहुत सुंदर लग रहे थे, ज्यादा ही कुछ सुंदर लग रहे थे। लड़के का काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े होकर फनकार बनोगे। ठीक है, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाने? कैसा कारखाने? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए,
और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे। तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों की बुनकर, संकर तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। ठीक है। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। उसके बाद अकबर क्या हुए, उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन बड़ा होकर मैं कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है ना। आगे उसके पापा बोलते हैं, बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर कहा। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं? ठीक है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, कुछ सोचते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का अगर आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का एक खास कारण है। मैंने सुना कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं था, इस वजह से वे बड़े हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संत और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, तीन तीन बच्चे होंगे, लुल्लू पुल्लू। शाहजादा सलीम मुराद और दुनियाल केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज से में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। ठीक है, तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। केशव की घंटियां। फर्स्ट क्वेश्चन है, माशाअल्लाह, हाँ ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में। यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घंटियां किसने बनाई, यह जानने के लिए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतना सुंदर घंटियां बना सकते हैं। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, तो बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी है, वो उसे भी पढ़ लेते हैं। केशव पत्थर पर घंटियां तथा करियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों, करियों और चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। क्या तुम्हें कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव होता है उसका तस्वीर भी चिपका दो। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां कैसे बना सकता है और बना ही कैसे सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि केशव पत्थर पर घंटियां तथा करियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और करियों को चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या खास कोई इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसका तस्वीर भी चिपकाओ। ठीक है, तो ये तो आपको स्वयं करना, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद चिपकाना, आपको खुद बनाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगा कि ऐसा करने का कारण क्या था और क्यों, क्या कारण होते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है कहानी से। तीसरा क्वेश्चन इसमें, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। दूसरा क्वेश्चन है, लगातार है लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। खरगोश की कतार आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसी कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। ठीक है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उसे संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरफ से काम जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। ठीक है, केशव बार बार सबको सुनाता था। केशव सबसे क्या कहता होगा, अपनी कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ठीक है, तो चलिए इन 8 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बातें करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उनका जो इत्मीनान है वो बर्बाद कर दिया किसने, सिपाही ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बड़े आदमी का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर, बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, तो कुछ बताया गया था कि हिरन जैसी चाल, ऐसी कुछ उदाहरण हमें भी बताना था। तो जैसे कोयल जैसी आवाज, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अरियल, हाथी जैसा मस्त चाल। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजर से क्यों देखा। तो इसका आंसर है, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना अधिक जरूरी था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ। तो इसका आंसर है, इस उम्र के बच्चों को यह तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में काम में लग जाने और कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने के समुचित अवसर अवश्य मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला भी एक क्वेश्चन था, केशव सबको बार बार सुनाता था। ठीक है, केशव सबको क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखा होता है। आंसर है, केशव सबसे यही कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छी से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे भी जी हजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सके, वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, शहरों की निराली दुनिया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन्हें खास औजारों के साथ नाम और काम पता करके लिखो। ठीक है, दूसरा, छीनी, हथौड़ा, तराशना, किरची, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी की दुकान और बरही से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत। ठीक है, आगे हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों के कामों के लिए कुछ अलग अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। ठीक है, आगे है, कट्टाब शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाओं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं को अर्थ समझो और वाक्यों में भी प्रयोग करो। ओके, तीसरा है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्दों और नीचे लिखी शब्द में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बरबराना, भुनभुनाना। बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम करिए। चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, महल के पहरेदार ने केशव से यह बात इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठ रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वो घबरा गया था। बादशाह को केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लग रहा था, इस कारण। ठीक है, तो ये 4 कारण दिए हुए हैं। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम यह हैं। देखिए,
हथौड़ी लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए, आरी लकड़ी काटने के लिए, पेंच कसने या निकालने के लिए, बर्मा छेद करने के लिए, और रंदा लकड़ी की घिसाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें ख और ग था वो आप खुद कर लीजिएगा, डिटेल्स स्वयं करो। ओके, और दूसरा प्रश्न था हमारा, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाओं किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में भी प्रयोग करो। चुनाव, अब इसका उत्तर एक तरह से है चुनाव पराब बहाव लगाव। ठीक है, देखिए चुनाव किस क्रिया का है, चुनने क्रिया का है। वाक्य प्रयोग किया गया, आज वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया। प्रभाव, ये क्रिया परना से बना है। और वाक्य प्रयोग है, अगले पराब पर मेरा घर है। ठीक है, बहाव, यह बहना क्रिया से बना है। ठीक है, पानी का बहाव बहुत तेज है। लगाव, ये लगना क्रिया से बना है। ठीक है, माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। ठीक है, और हमारा एक और अगला क्वेश्चन है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई थी। इसका आंसर पता कर रहे हैं, फुसफुसाना, बरबराना, भुनभुनाना। तो आंसर है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना। उसने फुसफुसाकर मेरे कानों में अपनी गलती के बारे में बताया। ठीक है, बरबराना, गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर दादाजी बरबराने लगते हैं। ठीक है, भुनभुनाना, धीरे धीरे जली कटी सुनना, स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। ठीक है, तो ये पूरे, अच्छा एक और क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं। कारण बताया गया था, बादशाह के सामने बैठना बेवकूफ़ खड़ा, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसी की तुमने, इन झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से किस लिए कहा, क्योंकि बादशाह के सामने बैठ रहना उनका अपमान करने से है। पहरेदार गया कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता है। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला और भी इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह को केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका आंसर है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ठीक है, ये भी और एक और है कि बादशाह के सामने बैठ रहना उनका अपमान करने जैसा है। ठीक है, तो ये भी दो ऑप्शन है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 4 नन्हा फनकार का पूरी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर पूरा तरीके से करवा दिया है। जो आपको खुद करना है तो आपको खुद ही करना होगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ रहा के वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को यही नहीं करता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए जिसके टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यही करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।